अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना? मैसेज गया रिकॉर्डिंग का सबको? हेलो, हाँ यस सर। सर। यस सर। साउंड क्लियर है ना आप लोगों के साथ मेरा? यस सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, आज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सर? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में सर, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में थ्योरेटिकल जो एरिया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? थ्योरेटिकल एरिया पे। इस नया चीज़ तो ताली क्यों मार रहा है? স্যার এবার ইমোজি স্যার। हाँ, तो इमोजी क्यों कर रहा है तू? ও স্যার এমনি স্যার কথা শুনতে শুনতে করছি। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো। মানে ক্লাসকে ডিস্টার্ব করার মানে বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটি, তাই তো? अच्छा ठीक है कर कर। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि बिना बात का ताली क्यों मार रहे थे? अच्छा, तो सर आज हम लोग क्या करेंगे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे। ऐसे आप लोग जानते हो सर, ये जो पूरा अकाउंटिंग का खेला है, इसका कुछ स्टैंडर्ड्स होता है। स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ही अकाउंटेंसी बनाया जाता है। जानते हो क्या आप लोग? सुने हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पहले कभी? हाँ सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में यस पहले सर। सुने हो ना? एग्जैक्टली सर। तो वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेस बना के हमारे देश में अकाउंट्स बनाया जाता है। मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि अगर स्टैंडर्ड गलत है किसी चीज़ का, तो पूरा अकाउंटिंग हिसाब किताब गलत हो जाएगा। और अगर अकाउंटिंग हिसाब गलत होगा, ठीक है, अगर अकाउंटेंसी गलत होगा, तो फिर इतना मान के चलो कि करप्शन बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो सर? रिसेंटली आप लोगों को अगर खबर होगा, आप लोग आजकल अपडेट रहते हो, जस्ट बिफोर दी दुर्गा पूजा से पहले एक मार्केट में न्यूज़ चल रहा था। किसके बाद क्या न्यूज़ चल रहा था? फिर से शायद न्यूज़ मिलेगा सुनने को, बट दुर्गा पूजा आने के बाद फेस्टिव आ गया ना, अभी थोड़ा वो सब न्यूज़ आपको कम दिखेगा। ये था आपका, ये जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो होता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो ही बनाते हैं। ऐसे हमारे देश का जो अकाउंटिंग सिस्टम है और ऑडिटिंग सिस्टम है वो आईसीआई के हाथ में है, बट आईसीआई अकेला नहीं कर पाता। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकेला नहीं कर सकता। पहले करता था, पहले पावर होता था, बट बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये जो फुल पावर जो है वो ले लिया। लेकिन रिसेंटली मतलब ऑडिटर्स क्या हो रहा है ना सर, इतना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के बाद भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के बाद भी फाइनेंशियल करप्शन हो रहा है आज के डेट में। बड़ा बड़ा जो मतलब पहले जमाने में क्या होता था सर, डेकॉइट्स होता था ना, वो बड़ा बड़ा मतलब डाकैती करता था जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब आज के डेट में ना, मतलब ये जो फ्रॉड होता है ना, ये बड़े लेवल में जो होता है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत वाइटल है। और इसका जानकार कौन रखता है? ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता होता है, सीएमए को भी पता होता है, सीएस वाले को भी पता होता है, बट पूरा ऑथोरिटी वाइज अगर किसी का नाम लिया जाए तो सीए के पास फुल ऑथोरिटी होता है। वो किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ उसको मेंटेन करेगा, उसको चेक करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिपोर्ट करेगा जब जिसको जरूरत पड़ेगा हायर ऑथोरिटी को। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर बीच में टपक गया एनएफआरए। बीच में टपका नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट ने बनाया। आप लोग एनएफआरए के बारे में सुने हो? हेलो, आप लोग एनएफआरए के बारे में सुने हो क्या? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इनको बनाया गया ऑडिटर्स को देखने के लिए कि ऑडिटर्स ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनको देखने के लिए। तो जस्ट बिफोर दुर्गा पूजा, ऐसे उससे काफी पहले भी चल रहा था, बट दुर्गा पूजा से पहले ये खबर बहुत ज्यादा मार्केट में स्प्रेड हुआ था कि एनएफआरए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को हटाने के लिए बोल रहा है या फिर चेंज करने के लिए बोल रहा है। खबर है आप लोगों के पास? चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और खबर भी दिखाता हूं। हाँ सर बोलो, कुछ कहना चाहते हो क्या? ये देखो सर, ये जस्ट दुर्गा पूजा से पहले ये बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक टाइम्स,
इवन आप यूट्यूब में भी इसका बहुत सारा खबर आपको दिख जाएगा। मैं बस आपको ये शो कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके बारे में मैं दुर्गा पूजा से पहले आप लोगों को मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है उसके बारे में बताया था, है ना। दुर्गा पूजा से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है उसके बारे में बताया था। और आज मैं आप लोगों को एक्चुअली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो न्यूली आया है सर, न्यू एडाप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये एक न्यू एडाप्शन है और इसके पीछे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के पीछे का क्या मतलब है ये भी आज आप लोगों को समझने को मिलेगा। और जो प्रीवियस क्लास में, मतलब इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्चुअल क्लास था, उस क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों लाया जाता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना जरूरी होता है और स्टैंडर्ड्स के बेसिस में काम करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। और इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कैसे काम करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल स्टोरी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। क्या रे, हुआ था कि नहीं हुआ था? Yes, sir. है ना। आइडेंटिफिकेशन एरिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन, ascertainment of views different bodies on draft, finalization of exposure draft, comments received on exposure draft and modification of the draft। मतलब ये बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये जो भी बातें हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म होने का प्रोसेस है ये, कि स्टैंडर्ड्स ऐसे ही नहीं फॉर्म हो जाता, स्टैंडर्ड्स बनाना पड़ता है। ऐसे देखो, स्टैंडर्ड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज आप लोग इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली, बट बेसिक नॉलेज जो है कि भाई कम से कम स्टैंडर्ड्स है क्या, क्यों स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है, इतना नॉलेज तो कम से कम फाउंडेशन में या बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कहानी मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। आज मैं आपसे बस वही बताने जा रहा हूँ कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो न्यूली अडॉप्ट हुआ है, ठीक है, बहुत पुराना नहीं है, जस्ट 3-4 साल 5 साल हुआ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके बारे में बात करूंगा। ऐसे आप देख सकते हो रिसेंट मार्केट अपडेट कि NFRA आस्क ICAI टू रिकंसिडर स्ट्रक्चर ऑफ इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रपोजल्स। मतलब ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों में लास्ट क्लास में लिस्ट भी पढ़ा था, ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पूरा लिस्ट, दिखाई दे रहा है क्या? अरे देखो, ये सब आप लोगों को जानना है। आज जब आप लोग इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में आओगे ना, आप लोगों को ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक एक स्टैंडर्ड्स को डिटेल्स में पढ़ना है। मजा आएगा, मैम कराएंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को और मजा आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ जानना ही नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये एक एक स्टैंडर्ड्स में बेसिकली ये रूल्स टाइप में है, ठीक है भाई, इसमें ये बोला हुआ है, इसके हिसाब से ये करना पड़ता है। जैसे आप लोगों में लास्ट वीक बताया था, मतलब प्रीवियस क्लास में दुर्गा पूजा से पहले, AS1 AS2, ठीक है। जैसे AS1 में बोला हुआ है सर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, की हर एक कंपनी को अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताना चाहिए कि कंपनी कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट किया है, तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, AS1 में बोला है। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बात करता है, इसको रिविजन किया गया है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस में बना हुआ है, तो इसका पूरा रूल्स रेगुलेशंस है कि भाई कैश फ्लो ऐसे बनाना है, ठीक है, कैश फ्लो वैसे बनाना है, कैसे बनाना है बता के रखा है स्टैंडर्ड्स में, तो आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। जैसे आप लोग स्टैंडर्ड्स का बात जब हो रहा है, आप लोग कभी गोल्ड खरीदने गए हो सर फैमिली के साथ? सॉरी, हाँ सर। Yes, sir. तो जब तुम गोल्ड खरीदने जाते हो, नॉट जस्ट गोल्ड, मैं गोल्ड का नाम इसलिए लिया बिकॉज गोल्ड के बारे में लोगों के मन में एक हमेशा चलता है कि सही सोना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो आप गोल्ड का स्टैंडर्ड ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते, कि ये सच्चा मतलब पक्का सोना है कि नहीं है? हाँ, Yes, sir. Carrot. कैरेट, और वो मतलब एकदम पक्का कैरेट है कि नहीं, गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड्स होता है कि उसके हिसाब से गोल्ड का स्टैंडर्ड्स बना के रखा है कि ये एक स्टैंडर्ड गोल्ड है तो गवर्नमेंट का छप्पा होगा उसमें, ठीक है। वो अलग अलग मार्क होता है, जिस मार्क के हिसाब से लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये सच्चा सोना है, मतलब एकदम सही है गवर्नमेंट के हिसाब से, जो 22 कैरेट हो या 24 कैरेट हो, जो सिस्टम होता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अकाउंटेंसी में भी आपको स्टैंडर्ड्स बना के देता है। कौन बनाते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिल्डअप करते हैं, बट साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड और भी बॉडीज होते हैं, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म होने के टाइम पे बोर्ड में कौन कौन हो सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सामने रखा है। तो ये मैंने लास्ट वीक बता के रखा था आप लोगों को, आप लोग एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा फिर से, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पर आपको 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेगा, बट
इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि आजकल क्या हो गया सर, आजकल और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज भी है, बट कुछ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक अलग नाम से आया है, जिसका नाम दिया गया है सर इंड एएस। क्या नाम दिया गया है सर? इंड एएस। इसका मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ये इंड एएस अलग से देने का क्या मतलब हुआ? सर एक्चुअली ये नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस के बीच में मैं आपको फर्क बताऊंगा। इंड एएस एक्चुअली थोड़ा सा और ग्लोबल हुआ है, मतलब और इंटरनेशनली मतलब एक्सेप्टेड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का कोशिश किया गया है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ। चलो सर 2 मिनट रुको। अच्छा सर, आप लोगों को स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है? देखो तो ये एक अकाउंट्स का एक एनुअल रिपोर्ट है कंपनी का। ये एनुअल रिपोर्ट है कंपनी का। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये एनुअल रिपोर्ट टाटा मोटर्स का है, ठीक है, रिसेंट टाटा मोटर्स का रिसेंट रिपोर्ट है। मैंने अभी अभी साइट में जाके निकाला आप लोगों को बताने के लिए। तो मैं अभी टाटा मोटर्स का एनुअल रिपोर्ट आपको नहीं सिखाऊंगा, बट आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ये जो एनुअल रिपोर्ट बनता है, एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का बैलेंस शीट होता है, कंपनी का क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होता है। ध्यान देना, कंपनी का बैलेंस शीट है ये। बैलेंस शीट में किसका किसका साइन है? देखो ये बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो रिपोर्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म मतलब ऑडिट किया गया है, सिराज वस्तानी पार्टनर जिन्होंने ऑडिट किया, बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी के थ्रू से। अच्छा, यहाँ पर आपको कंपनी का चेयरमैन इन चंद्रशेखरन का मिलेगा डिटेल्स, वेदिका वंडरकर जो कंपनी का डायरेक्टर है इनको भी मिलेगा आपको, एच के सेतना जो कंपनी का सीएस है इनका पता चलेगा, कंपनी का जो फाइनेंशियल ऑफिसर है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ उनका डिटेल्स पता चलेगा, एंड गुइंटर बुचेक आई थिंक आई डोंट नो ऑस्ट्रिया का, क्योंकि ये कंपनी ग्लोबल कंपनी है। मैं एक्चुअली यही बताना चाह रहा था आपको कि ये जो टाटा मोटर्स है इट्स अ ग्लोबल कंपनी, इट्स अ ग्लोबल कंपनी, इसका पूरा दुनिया भर में प्रेजेंस है। तो जब कोई कंपनी कोई बिजनेस वर्ल्ड वाइड बिजनेस करता है तो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, ताकि वर्ल्ड क्लास होने का मतलब कि हर कंट्री में आपका अकाउंटिंग सिस्टम इतना क्लियर कट होना चाहिए कि हर कंट्री में उसका एक्सेप्टेंस हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आएगा, जल्दबाजी नहीं करना चाहता मैं। कंपनी का पीएल भी देखो, ये भी बना हुआ है। तो जो भी कंपनी यहाँ पर डिटेल्स दिया है ना, इसके पीछे से कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे आप लोगों में बताया ना अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है सर? हेलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है? AS3 AS3 है ना सर। तो ये देखो, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट टाटा मोटर्स यहाँ पर बिल्डअप किया है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये सब करोगे आप लोग आगे आगे, ठीक है। ऐसे कोई कोई क्लास 12 वगैरह में भी इसका कराया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट जो भी होता है सर एवरीथिंग इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नाउ अभी आपको मैं रिपोर्ट के एकदम स्टार्टिंग में लेके चलूंगा, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में जब भी कोई कंपनी का एनुअल रिपोर्ट बनता है तो उसमें इवन जब ऑडिट रिपोर्ट भी बनता है वहां पर भी इसका यूज होता है, लेकिन मैं आपको टाटा मोटर्स का एकदम स्टार्टिंग में लेके आएगा। ये देखो, ये टाटा मोटर्स का लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में भी लिखा है, देखो लिस्टिंग कंप्लायंस डिपार्टमेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज प्लाजा एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो बीएससी लिमिटेड में, ये एनएससी लिमिटेड में। ये देखो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट कब बोला गया, इसका डिटेल्स फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, 76 एनुअल जनरल मीटिंग में इसका डिटेल्स लाया गया था। और फिर यहाँ पर कंपनी का चेयरमैन, कंपनी का सेक्रेटरी का उसका साइन होता है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें सीएस का साइन नहीं होता। बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं सीएस का काम क्या है, ये रहा सीएस का काम, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरीज के हाथ में बहुत पावर होता है सर। कंपनी का जो रिपोर्ट्स होता है वो सीएस के बेसिस मतलब ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिपोर्ट आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिकॉज कंपनी का जो कंप्लायंस है, जो लीगल मैटर्स है, वो सब कुछ देखने के बाद ही सीएस साइन करता है। इसलिए सीएस का वैल्यूएशन है सर, ऑब्वियसली बहुत वैल्यूएशन है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट आप यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालना। देखो सर क्या लिखा है अबाउट द रिपोर्ट में, दिख रहा है क्या आप लोगों को अबाउट द रिपोर्ट? Yes sir. थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, थोड़ा एक्चुअली बहुत बड़ा रिपोर्ट है सर, कम से कम 700-800 पेज का रिपोर्ट है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा जूम करूंगा तो फट जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखो।
देखो क्या बोलता है 76 इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट 2020-21 द टाटा मोटर्स ग्रुप आउटलाइन इट्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो आपको पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो से पता चल जाएगा। जब आप लोग फाइनल अकाउंट सीख जाओगे फिर कंपनी अकाउंट सीख जाओगे तो आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो लोग स्टॉक मार्केट अलग से पढ़ते हैं उनको अलग से फंडामेंटल बोल के एक पढ़ाई होता है फंडामेंटल एनालिसिस। वहाँ पर जो नॉन कॉमर्स वाले भी होते हैं ना, कॉमर्स वाले भी तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है, जो लोग सीए में पढ़ता है, बट जो कॉमर्स नहीं पढ़ा है उनको भी अगर स्टॉक मार्केट सीखना होता है तो उनको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू से सीखने का मौका मिल जाता है सर। मतलब अल्टीमेटली सीखना है तो सबको पड़ेगा। अगर कोई भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहता है ना तो दे ऑल हैव टू नो कि कैसे बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, बिकॉज आपको पता होना चाहिए ना कि आप जहाँ पर जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हो एवरीथिंग। तो बेसिकली इसमें आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों देखने को मिलेगा। किसमें? रिपोर्ट में। द रिपोर्ट नैरेट्स इन डिटेल हाउ टाटा मोटर्स हैज डिलीवर्ड अ रेसिलिएंट परफॉर्मेंस एंड रिकॉर्डेड शार्प रिबाउंड व्हाइल नेविगेटिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड सेक्टरल हेडविंड्स। ठीक है, मतलब किस तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स में अपना छाप छोड़ा है। लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्कोप एंड बाउंड्री सेकेंड पॉइंट में आप थोड़ा ध्यान दो। देखो क्या लिखा है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स। दिख रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. देखो सर इसमें क्या लिखा है, द रिपोर्ट हैज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द IR framework, मतलब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, ओके, and the financial and statutory information has been presented as per the requirement of the Companies Act 2013 and the rules made there under the Indian accounting standards। दिखाई दिया क्या? हाँ सर, जो भी रूल्स फॉलो हुआ है वो क्या रूल्स फॉलो किया गया है? जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड सर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो सर, Yes, sir. है ना? और क्या लिखा है नीचे? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर, मतलब सेबी का भी जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी फॉलो किया गया है। ठीक है, और क्या बोला? एंड द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, बड़ा कंपनी है तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी बहुत वाइटल है, इसीलिए जो स्टैंडर्ड्स इशू किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI, वो भी यहाँ पर फॉलो किया गया है। ठीक है, तो एक हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा हो गया सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सर कॉस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है ना उसमें कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉलो करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से नहीं है, ये तो ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट है। जो कॉस्ट रिपोर्ट होता है उसमें CMA वाले का जो स्टैंडर्ड्स होता है वो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है बिकॉज दिस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको सेक्रेटरियल सिस्टम मतलब स्टैंडर्ड्स एज वेल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है। तो हमारा आज का डिस्कशन क्या है सर? ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट वगैरह ये सब बाद में पढ़ोगे, जब आप जो लोग स्पेशली CS पढ़ते हैं उनको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ा जाता है। बट करेंटली मेरा एरिया ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा सर? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करना। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. है ना? बस समझ में आ जाए इतना काफ़ी है सर। रियल लाइफ फैक्ट्स है, ऐसा नहीं कि किताब में कुछ थ्योरी दे दिया पढ़ना पड़ेगा, नहीं, नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी, इसके ऊपर बेस करके पूरा बिजनेस सिनारियो बदल जाता है सर, पूरा बिजनेस सिनारियो बदल जाता है। NFRA के साथ ICI का झगड़ा चालू हो जाता है। हाँ, ये देखो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने ICI को क्या बता रहा है, हैज आस्क्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया टू कंडक्ट regulatory assessment of its proposed revisions to existing accounting standards of companies. These standards are for companies that are not required to follow Indian accounting standards. Most of these companies would be private, small with very small and net worth of turnover or indebtedness according to NFRA. मतलब NFRA बोल रहा है कि छोटा मोटा कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज के लिए, छोटा मोटा कंपनी या प्राइवेट कंपनी के लिए आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बंद करो, सिर्फ बड़े कंपनी के लिए ही आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए मैंडेटरी करो। ये कौन कह रहा है सर? ये NFRA कह रहा है, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ऊपर, या फिर जो भी फाइनेंशियल का जो सबसे बड़ा पावर तो CA के पास है ही, ठीक है, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कि पूरा देश में जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है उसको देखभाल करना, ऑडिटर के ऊपर और ज्यादा मतलब अथॉरिटी दिखाना, ठीक है, ऑडिटर अगर गलत करे तो उसका गलती पकड़ना, सब कुछ देखने के लिए ये NFRA बनाया गया है। तो उनका प्रोपोजल्स है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये सिर्फ बड़े कंपनी के लिए रखो आप,
ठीक है, छोटा कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी का जो कॉन्सेप्ट आईसीआई लगाया है इसको हटाने के लिए बोल रहा है। सर क्या सही क्या गलत ये सब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं अभी आपको ये टिप्पणी तो नहीं कर सकता कि क्या सर एनएफआरए सही बोल रहा है, ठीक है, क्या सर आईसीआई सही बोल रहा है, झगड़ा चल रहा है क्या सर, ये सब मतलब जितना आपका नॉलेज ग्रोथ करेगा उतना आपको समझ में आएगा कि कौन सही कौन गलत। बट अल्टीमेटली फर्स्ट गैदर नॉलेज, ओके, पहले नॉलेज गैदर करो, फिर आपको समझ में आएगा कि झगड़ा मतलब ये जो भी ये सब लॉजिकल झगड़ा है, ठीक है, ये सब लॉजिकल डिबेट है, और ये सब लॉजिकल डिबेट समझने के लिए आप लोगों को नॉलेज उतना होना चाहिए, ठीक है, तभी मैं आपसे कभी बात करूंगा। ओके, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बता के रखे हैं। आज मैं आपसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ बातें करता हूँ, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम में है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ने बताया है वही मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन बेसिक लेवल, बिकॉज ये फाउंडेशन का बात है। जब इंटरमीडिएट फाइनल पढ़ोगे तो एक एक स्टैंडर्ड्स को लेके बातें होंगे सर, ठीक है। अच्छा, तो understand and significance issuance of Indian accounting standards and learn the need of issuance of Indian accounting standards। तो सबसे पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको कुछ चीजें जानना है। कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन दिखाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड के थ्रू से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से भी, कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। तो दैट्स वाई कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना काफी आसान हो जाता है जब इंड एएस फॉलो होता है। एंड एनहांस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर जरूरत पड़ता है एज पर इंड एएस। जो पहले का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये स्कोप थोड़ा सा मिसिंग था। ये जो स्कोप अभी आपको को देखने को मिला ना, ये स्कोप पुराना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें थोड़ा बहुत मिसिंग था। तो उसी को यहाँ पर क्या किया गया है सर, थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। जैसे सवाल आ रहा है आपके सामने, नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। सर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, मतलब जो हमारे देश का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, अकाउंटिंग सिस्टम होता है, इसको एक ग्लोबल लेवल में पहुंचाने का ऐसा क्या रिक्वायरमेंट हो गया। देखो सर, थोड़ा स्टोरी सुनो तो समझ में आ जाएगा। The last decade has witnessed a sea change in the global economic scenario, मतलब हमारे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक सिनारियो बदला है लास्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब लास्ट प्रीवियस डिकेड्स में, ठीक है, लास्ट 12-14 साल में, 15 साल में, द इमरजेंस ऑफ क्या बोलते हैं सर, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस इन सर्च ऑफ मनी not only for fueling growth but to sustain ongoing activities has necessitated raising of capital from all parts of the world cutting across frontiers। मतलब ध्यान से समझना सर कि बिजनेस को आज के डेट में, ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट, ये आप लोग बिजनेस एनवायरनमेंट या बीसीकी का क्लास करते हो ना, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का जो क्लास हम लोग करते हैं, वहां पर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट में बात करते हैं सर। पॉइंट का नाम क्या है, एलपीजी। वहां पर उसी क्लास में चल रहा है सर, एलपीजी, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशंस। तो ये ग्लोबलाइजेशंस के कारण क्या हुआ है, जैसे ये इंडिया में एलपीजी पहले नहीं था, मतलब इंडियन इकोनॉमी काफी क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था, बट 1991 में इंडियन इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कर दिया गया। मतलब इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी हुआ नहीं अभी भी, बट इकोनॉमी को ओपन किया गया। ओपन होने के कारण क्या हुआ सर, इकोनॉमी जब ओपन हो जाता है तो इकोनॉमी ओपन होगा तो फिर बाहर का पैसा देश में आएगा, देश का पैसा बाहर जाएगा, और सबसे बड़ी चीज बिजनेस में पैसा का फ्लो बढ़ेगा। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, एक्चुअली क्या है ना, कंट्री में अगर बिजनेस का ग्रोथ करना है तो कैपिटल का फ्लो होना जरूरी है, बट देश में एज सच कैपिटल उतना था नहीं। स्पेशली मैं 90s के बात कर रहा हूँ, 2000 का बात कर रहा हूँ। ये लास्ट, मैं आपको बोला ना, लास्ट 10-20 साल में बिजनेस सिनारियो में वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा चेंजेस आया, और उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था सर। इसके पीछे भी रीजन है। 1947 में जब इंडिया को आजादी मिला, किससे, इंडिया को आजादी किससे मिला सर? इंडिया किसका कॉलोनी था, बताओ जल्दी। ये सब रीजन, ब्रिटिश कॉलोनी। ब्रिटिश कॉलोनी था हमारा देश। ब्रिटिश यहाँ पर क्या करने आया था? बिजनेस करने आया था, ठीक है। लेकिन सर बिजनेस करने आया, पर फिर क्या किया, बिजनेस किया? नो
बिजनेस करने के नाम पे हम पे रूल करके चला गया, बिजनेस करने के नाम पे रूल करके चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता को अपना हेडक्वार्टर बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता को अपना हेडक्वार्टर बनाया और पूरा भारत को क्या किया, रूल कर लिया, है ना, एकदम अपने शासन में जकड़ लिया। वो भी ऑलमोस्ट 200 and 300 years फ्रॉम 1600 to 1947, 300 मतलब ऑलमोस्ट 200-250 साल। अब प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें, प्रॉब्लम यही हो गया कि इंडिया का जो अपनापन था, जो इंडिया ऐसे वर्ल्ड वाइड बिजनेस में काफी पहले से अच्छा था, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद इसका जो अपना खुद का नॉलेज है सब कुछ ये भूल गया। तो इंडिया को ना डर था कि ये ब्रिटिश 47 में जाने के बाद इंडिया अपना इकोनॉमी को ना ओपन नहीं कर पाया। अमेरिका आया था सर, अमेरिका आया था, बोला था कि भाई हम आपके कंट्री में रूल नहीं करेंगे, पर आप इंडिया को मुझे दे दो, मैं यहाँ से बिजनेस करूंगा और आपको इतना पैसा दूंगा जिसमें आप कंट्री का डेवलपमेंट कर लेना। यूएसए आया था, बट यूएसए का जो डील था वो डील इंडिया लिया नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि ब्रिटिश भी उसी के लिए आया था। वही डर हो गया ना, ब्रिटिश भी वही कारण से आया था। तो फिर अगर यूएसए को फिर से दे दिया जाए, यूएसए आया था सर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, जब 47 में ब्रिटिश चला जा रहा, तो इंटरनेशनली जो यूनाइटेड नेशंस का जो भी ऑर्गेनाइजेशंस था वो सब आया था, ठीक है, बड़े बड़े नेशंस इंडिया को बोला था कि भाई हम हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे, लेकिन इंडिया नहीं माना। इंडिया बोला नहीं भाई, हम गरीब रहेंगे बट खुद से बढ़ेंगे, ठीक है, अपने पैरों में खुद खड़े होंगे, किसी का हेल्प के बिना, ठीक है। अब मुश्किल क्या हो गया, देखो सर, खुद बड़ा होना में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बहुत अच्छा बात है, जितना आप सेल्फ टॉट होंगे किसी भी चीज में, उससे अच्छा नॉलेज और किस चीज में होता है। अगर आप खुद कोई चीज को खुद से सीखते हो ना, खुद से बनाते हो, उससे बड़ा और कोई खुशी नहीं होता, उससे बड़ा कोई प्राउड नहीं होता। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, इंडिया को प्रॉब्लम ये हो गया, डर था कि फिर से इंडिया किसी का कॉलोनी ना बन जाए, और इंडिया का पब्लिक भी राजी नहीं था। ऐसा करते करते 47 से 1991 तक पहुंचा, लेकिन ग्रोथ इतना स्लो था, ग्रोथ इतना स्लो था, और देश का पॉपुलेशन ग्रोथ इतना हाई था, 2.5% से भी ज्यादा, मतलब ये ऑफिशियल है, आप 3% 4% ग्रोथ मान के चलो, 3-4% पॉपुलेशन ग्रोथ था इंडिया का। आप समझ रहे हो सर, मतलब ये जो 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ की आबादी को मैनेज करने के लिए जितना बिजनेस चाहिए, जितना कंपनी चाहिए, ये 91 तक इंडिया अचीव नहीं कर पाया था। फिर लास्ट में सिचुएशन और बिगड़ रहा है। मनमोहन सिंह हमारे देश का कौन था उस टाइम पे? फाइनेंस मिनिस्टर। थैंक यू सर। मनमोहन सिंह उस टाइम पे हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनके हाथ में बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज था कि क्या किया जाए। टीवी नरसिम्हा राव उस समय पीएम। पीवी नरसिम्हा राव, यस, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे हमारा सीएम पीएम हुआ करता था। तो उनके पास कोई चारा नहीं था मनमोहन सिंह के पास, सिवाय इंडियन इकोनॉमी को ओपन करने का। तो ये इतना दिन बाहरी पैसा को लेने के लिए बार बार इनकार करता था, बट इस बार थोड़ा सा, लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ा अलग हो गया। भाई आप आओगे बिजनेस करने के लिए, पैसा डालोगे, आपका पैसा इंडियन मार्केट में रहेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडियन मार्केट में पैसा भी आएगा और इंडिया इससे बिजनेस भी बनाएगा, और वो प्रोडक्ट इंडिया वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी करेगा और इंडियन कंज्यूमर भी उसको यूज करेगा। बट इस बार इंडिया थोड़ा सा सावधानी से काम लिया, और वो जो कॉलोनी बनने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट से इंडिया अपने आप को काफी स्ट्रांग रखा। जैसे आज के डेट में भी ऐसे ही कुछ कंट्रीज है सर, आप लोग शायद जानते होंगे, जैसे चाइना बहुत सारा कंट्री को हेल्प करता है। जैसे रिसेंटली अफगानिस्तान में बहुत बड़ा हेल्प कर रहा है। चाइना का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान, जानते हो आप लोग साहब? सीपीईसी कॉरिडोर के बारे में जानते हो? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अरे ये एक बहुत फेमस कॉरिडोर है चाइना का, जो हमारा पीओके के ऊपर से पाकिस्तान होके, इस्लामाबाद होके, एकदम यहाँ पर ये नीचे अरेबियन सी के पास गदर में पोर्ट बना है, पूरा रास्ता बनाया है ताकि चाइना अपना प्रोडक्ट पाकिस्तान समेत पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट को सप्लाई कर सके।
सर चाइना पाकिस्तान को पूरा अपना बना रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का अपना जो मतलब क्या बोलूं सर, स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो अपने पैरों में खड़ा होना एक बहुत बड़ी चीज है, जो इंडिया होके दिखाया, इतना दिन का कॉलोनी होने के बाद भी इंडिया होके दिखाया। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। तो सर कहना क्या चाहते हो इसके साथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या कॉन्सेप्ट है? सर बात को समझो, जब बात फॉरेन पैसा का होगा ना, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उतना क्लियर कट होना चाहिए। बिकॉज फॉरेन मनी तभी आएगा आपके कंट्री में जब आपका हिसाब, आपका अकाउंटेंसी उस लेवल का होगा। क्या सर इस बात को एग्री करते हो कि नहीं? फॉरेन मनी आपके कंट्री में तभी आएगा जब आपके देश का अकाउंटिंग सिस्टम, आपके देश का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक स्टैंडर्ड लेवल का होगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा हिसाब किताब अच्छा नहीं है, तो फिर उसका हिसाब किताब फॉलो करना पड़ेगा। बट सर हम लोग इतना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कारण, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के कारण, ये 1949 से चल रहा है सर। ये मतलब मैं ब्रिटिश जाने के बाद का बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोलते हैं, कॉस्ट एंड ICAMAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1959 से चल रहा है, एंड ICSI 1980 से चल रहा है। तो ये सब इंस्टीट्यूट को नेशन बिल्डिंग के लिए ही बनाया गया सर, नेशन बिल्ड के लिए बनाया गया। उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटेंसी को बिल्डअप करने के लिए बनाया गया, ताकि वर्ल्ड वाइड जो अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट है वो इतना बड़ा लेवल का हो, इतना स्टैंडर्ड लेवल का हो कि फॉरेन मनी आने के बाद फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन म्यूचुअल फंड ग्रुप को, फॉरेन गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ना हो। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? अरे यस सर। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर आपका हिसाब गड़बड़ का होगा, अगर आपका हिसाब उस लेवल का नहीं होगा, आपका हिसाब करने का तरीका उस लेवल का नहीं होगा, तो फिर वो दो चीज आपको ऑफर करेगा। या तो बोलेगा कि भाई आप मेरा वाला फॉलो कर लो आप मेरा वाला फॉलो कर लो, इसका मतलब फिर से किसी और का चमचा बनना पड़ेगा। या फिर वो बोलेगा कि भाई आपका हिसाब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बिकॉज हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इवन आप बोलो ना, आपका दोस्त अगर आपके बिजनेस में पैसा डालना चाहता है, आपकी फैमिली के कोई लोग भी अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी तो बोलता है कि पहले हिसाब तो बताओ क्या होगा बिजनेस के बाद। तो एग्जैक्टली वही बात है कि हिसाब किताब एकदम क्लियर कट होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये वाला बात कर रहा है। ईच कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर कंट्री का अपना सेट ऑफ रूल्स होता है अकाउंटिंग का एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। Therefore, when an enterprise decide to raise capital from the market other than the country in which it is located, the rules and regulation of that other country will apply, and this in turn will require that enterprise is in a position to understand the difference between the rules governing financial reporting in the foreign country as compared to its own country of origin. इतना ट्रांसपेरेंसी, इतना इजीनेस होना चाहिए, इतना क्लियर कट मैटर होना चाहिए। Therefore, translation of and reinstatements are the utmost importance in a world that is rapidly globalizing in all ways. In themselves also, the accounting standards and principles need to be robust so that the larger society develops degree of confidence in the financial statements which are put forward by organizations. International analysts and investors would like to compare financial statements. जो इंटरनेशनल एनालिस्ट होता है ना सर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा। जब हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा, सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखेगा, एंड दिस हैज लेड टू ग्रोइंग सपोर्ट फॉर एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके कारण एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होना जरूरी था जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो फॉर क्रॉस बॉर्डर फाइलिंग्स। क्रॉस बॉर्डर फाइलिंग्स मतलब बॉर्डर चेंज हो जाएगा तो फिर आपका अकाउंटिंग फाइलिंग्स इतना क्लियर कट होना चाहिए। The harmonizations of financial reporting मतलब फॉरेन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में एक हार्मोनी मतलब बनाना। हार्मोनी समझते हो ना सर, मिल मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मतलब मील कराना। जैसे हारमोनियम, हारमोनियम जो इसीलिए नाम है सर, ऐसा एक सुर है सारे गामा का जो बेसिकली लोगों को मिलाते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हार्मोनी होगा अराउंड द वर्ल्ड, will help to raise confidence of investors generally in the informations they are using to make their decisions and assess their risk. वो हमारे देश के बिजनेस में पैसा डालेगा तो उसको पता होना चाहिए ना कि हमारे देश के बिजनेस में कितना रिस्क है, डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प होगा। ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग नीड वाज फेल्ड बाय लेजिस्लेशन टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, रैशनलाइजेशन, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। पॉइंट टू बी नोटेड सर, गवर्नमेंट क्या देख रहा है, यूनिफॉर्मिटी करना है फॉरेन अकाउंट्स के साथ हमारे अकाउंट्स का, रैशनलाइजेशन,
रैशनलाइजेशन मतलब लॉजिकल करना है, कॉम्पेरेबिलिटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, एडेप्टेबिलिटी। जो कंट्री जितना करप्शन फ्री रहेगा उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा होगा। ये सुनो, क्या बोलते हो? अरे जो जो कंट्री जितना कम करप्टेड होगा उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। यस ना, एग्जैक्टली। तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम ही तो है जो आप करप्टेड हो कि नहीं हो उसका हिसाब किताब दे देगा, है ना। तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम का फॉलो करने वाला, मतलब आप समझ रहे हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, दे आर द पिलर ऑफ द कंट्री। इनके ऊपर डिपेंड बहुत कुछ करता है। अगर मार्केट में खबर होता है कि इंडिया में ये कंपनी करप्शन किया है, वो कंपनी करप्शन किया है, वो तीसरा कंपनी करप्शन किया है, मार्केट में खबर फैलने में और आज के मीडिया के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम और ऐसा गवर्नमेंट और ऐसा गवर्नेंस होना चाहिए ताकि ग्लोबली अपना प्रेस्टीज बना रहे, ग्लोबली अपना, वैसे बोलते हैं ना, सर उठा के जियो। इज एग्जैक्टली, सिस्टम भी जबरदस्त, सर उठा के भी जबरदस्त, ताकि मनी का फ्लो होने में दिक्कत ना हो, कैपिटल का फ्लो होने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे इंडिया को सब पसंद करते हैं, इंडिया को दुनिया बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंडिया आजकल कभी कभी गलती कर बैठते हैं, दूसरे का चीज कॉपी करके अपनापन भूल जाके। ठीक है, इसलिए इंडिया को अपनापन रखना चाहिए। इसलिए देखो इंडिया सही अपनापन का ही एक सबसे बड़ा निशानी है। अब आगे चलो देखते हैं कि क्या समझ में आता है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। With a view of achieving convergence towards global reporting, the London-based group, namely the International Accounting Standards Committee (IASC), ठीक है, responsible for developing international accounting standards, was established in June 1973. It is presently known as International Accounting Standards Board, that is IASB. पहले नाम था IASC, आप लोगों को जानना चाहिए ये सब हिस्ट्री। पहले नाम था IASC, अभी नाम हुआ IASB. The IASC comprise the professional accountancy bodies of over 75 countries. एक नहीं सर, 75 कंट्री का अकाउंटिंग बॉडी था, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी, इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश का जो इंस्टीट्यूट है ICI, उसका भी इसमें योगदान था, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी का। Primarily, IASC was established in the public interest, so formulate and publish international accounting standards to be followed in the presentation of audited financial statements. International accounting standards were issued to promote acceptance and observation of international accounting standards worldwide. The member of IASC have undertaken a responsibility to support the standards promulgated by IASC to propagate those standards in their respective countries. मतलब जो भी कंट्री IASB फॉलो करेगा, हर कंट्री में ये पैटर्न चलेगा। मतलब एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी फॉर्म करना, ताकि हर कंट्री के साथ हर कंट्री का बिजनेस हो और बिजनेस में हिसाब करने में कोई दिक्कत ना हो। हर कंट्री के साथ हर कंट्री का बिजनेस हो और हिसाब में कोई दिक्कत ना हो। Between 1973 to 2001, the International Accounting Standards Committee released international accounting standards. Between 97-99, IASC restructured their organizations, which resulted in information of International Accounting Standards Board. These changes came into effect in 1st April 2001. Subsequently, IASB issued statements about current and future standards. IASB published its standards in a series pronouncement called International Financial Reporting Standards. ये IASB है जो एक series of pronouncement निकालते हैं, मतलब basically standards निकालते हैं, जिसको IFRS भी कहा जाता है. That is called International Financial Reporting Standards. However, IASB has not rejected the standard issued by the ISAC. मतलब वो जो कमिटी था वो भी जो बनाते हैं उसको भी वो देखते हैं. Those pronouncements continue to be designated as international accounting standards. इसको IAS या फिर International Accounting Standards के नाम पे आज भी बताया जाता है. The term IFRS comprises IFRS issued by IASB. याद रखिएगा, International Financial Reporting Standards कौन बनाते हैं सर? IASB, International Accounting Standards Board. Okay, those as issued by International Accounting Standards Committee IASC, interpretation issued by Standards Interpretation Committee and the IFRS Interpretation Committee of the IASB. मतलब सब कोई मिला जुला के करते हैं, IASB, IASC. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यूके बेस्ड जो बोर्ड है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को बिल्डअप किया है, ठीक है,
उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर कंसिडर्ड अ प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आईएफआरएस को वर्ल्ड वाइड एक प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स माना गया कि भाई दुनिया भर में 210 की कंट्री है, 194 गवर्नमेंट है, या फिर जो 75-80 कंट्री एक साथ आईएएसबी का पार्ट है, सब कोई मिलकर अगर बिजनेस करे तो फिर अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत ना हो। इनफैक्ट दे एस्टेब्लिश ब्रॉड रूल्स rather than dictating specific treatments. Every major nation is moving towards adapting them to some extent. Large number of authorities requires public companies to use IFRS for stock exchange listing purpose. And in addition, banks, insurance companies and stock exchange may use them for their statutory records report. So over the next few years, thousands of companies will adopt the international standards. This requirement will affect about 7,000 enterprises, including their subsidiaries, equity investors, joint venture partners. The increased use of IFRS is not limited to public just, मतलब ये सिर्फ पब्लिक का ही बात नहीं है, इंटरनेशनली कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करने के लिए भी जरूरी है। कंपनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग, मेनी लेंडर्स एंड रेगुलेटरी, मतलब जो लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट बॉडीज आर लुकिंग टू आईएफआरएस टू फुलफिल लोकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग और लाइसेंसिंग। अगर आपको फाइनेंस लेना है, अगर आपको लाइसेंस लेना है, अगर आपको इंटरनेशनली अपनी कंपनी को मतलब लिस्टेड करना है, जैसे मानते हो जैसे हमारा देश का जो कुछ कंपनीज है जो फॉरेन में लिस्टेड है, कुछ फॉरेन कंपनीज है जो हमारे देश में लिस्टेड है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। जैसे एक कंपनी का नाम मुझे अभी याद आ रहा है, इन्फोसिस, नाम सुने होंगे साहब? अरे यस सर। इन्फोसिस एक ऐसा कंपनी है जो फॉरेन मार्केट में भी लिस्टेड है। ये देखो इन्फोसिस नैस्डैक में भी है। ये इन्फोसिस जो दिख रहा है ना आपको, ये इन्फोसिस जो मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखो 1774, ये कहाँ का है? ये एनएससी का है। एक सेकंड रुको, इन्फोसिस इन नैस्डैक, ये देखो इन्फोसिस लिमिटेड अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर्स, मतलब ये इन्फोसिस नैस्डैक में है। नैस्डैक मतलब अमेरिका में है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो हमारा कंपनी भी यूएस में लिस्टेड होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ऐसे बनाना है ताकि यूएस में लिस्टेड होने के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? ऐसा ही कोई और भी फॉरेन कंपनी देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बीएसई में है, एनएससी में है जो हमारे देश का है, एनवाईएसई, जो एनवाईएसई मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये देखो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। अच्छा, बीएसई सेंसेक्स, एनएससी निफ्टी। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनली एक कंपनी जब अपने आप को वर्ल्ड वाइड एक्सपोज मतलब एक्सप्लोर कर रहा है, वर्ल्ड वाइड अपने आप को सबके सामने ला रहा है, तो इन दैट केस आपका स्टैंडर्ड्स भी वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। मैटर समझ में आ रहा है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेरिटरी, मतलब यही आपका टेरिटरी है कि आप यहाँ पर बिजनेस करते हो। अभी ग्लोबल का मतलब हो गया ना, ग्लोबल मतलब ग्लोबल, ग्लोबल मतलब नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड हमें करना है बिजनेस। तो अगर आपको वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है तो आपको अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना पड़ेगा। मतलब ये तो बस इंडिया का टेरिटरी है, बस इसके बाहर भी आपको निकलना है। तो जब आप इसके बाहर निकल के अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हो, तो आपको उस लेवल का स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। आपको बता सुन के अच्छा लगेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। जानते हो सर आप लोग? सर पहला कौन है? यस सर, अमेरिका। यस सर, यूएस का जो सीपीए है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यूएस सीपीए वर्ल्ड का सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है। सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इंडिया है। और आपको ये भी सुन के अच्छा लगेगा कि वर्ल्ड वाइड इंडियन सीए का बहुत वैल्यूएशन है सर, स्पेशली कंट्रीज लाइक मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वैल्यूएशन बहुत है। क्यों जानते हो? बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरह से हमारा अकाउंटिंग सिस्टम डे बाय डे इंप्रूव किया हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे इसका अकाउंटिंग सिस्टम इंप्रूव होने के पीछे हमारा एक पुराना हिस्ट्री भी है सर। आप लोगों को मैं अगर आचार्य चाणक्य के बारे में बताऊं, आपको पता है ना सर, जो आज का पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में यहाँ पर एक जगह है सर, क्या नाम है?
तक्षशिला नाम सुने हो क्या? यस। ये आज का पाकिस्तान का कैपिटल है ना, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का एरिया एक्चुअली तक्षशिला का एरिया हुआ करता था। ठीक है, आज भी आपको यहाँ पर तक्षशिला दिखेगा। यहाँ पर आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र का ज्ञान देता था, मतलब जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज है वो ज्ञान देता था तक्षशिला में। तो वो ज्ञान लेने के लिए पूरा दुनिया भर के लोग यहाँ पर आता था सर। तो ये हमारा पुराना कहानी है कि हम लोग हिसाब शास्त्र में बहुत ही गहरा नॉलेज रखते हैं। तो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स होने के नाते, इंडियन स्टूडेंट्स होने के नाते ये प्राउड होना चाहिए। कभी अगर मौका मिले पाकिस्तान जाने का तो तक्षशिला म्यूजियम घूम के आना। ठीक है, पाकिस्तान इसको थोड़ा सा संभाल के रखा है, बिकॉज ये एक्चुअली इंटरनेशनली इतना पॉपुलर है कि इसके लिए यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। ये सब आपको चाणक्य वगैरह सब पता चल जाएगा। कभी मौका मिले तो जरूर जाना। दिस इज इन पाकिस्तान। हाँ सर थोड़ा समझ के जाना। ये देखो तक्षशिला म्यूजियम, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। पंजाब मतलब ये पाकिस्तान का पंजाब है सर। ओके, समझ में आ रहा है ना सर? बोलो। यस सर। सवाल है सर, बेनिफिट ऑफ कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस। मतलब अभी बात यही है कि आईएफआरएस के लेवल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया ने बिल्डअप किया। क्यों सर? कुछ पॉइंट है। बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस, देयर आर मेनी बेनिफिशियरीज ऑफ कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस। जैसे कि इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा एंड इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा। सर इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट? सिंपल सोचना, जो मैं आपको तब से बता रहा हूँ। व्हेन द मार्केट्स एक्सपैंड ग्लोबली, अगर मार्केट ग्लोबल लेवल में जा रहे हैं, मतलब इंडिया खुद अकेला कोई मार्केट नहीं है, पूरा ग्लोबल मार्केट को इंडिया अपना मार्केट बना रहा है। ऐसे आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा कि इंडिया डिफेंस का प्रोडक्ट इतना दिन दुनिया से लेता था। जानते हो आप लोग? डिफेंस के लिए, मतलब अपने आप को रक्षा करने के लिए या देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको संभालने के लिए, बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए डिफेंस में हम लोग बहुत खर्चा करते हैं। सौरो कॉस्ट है, बट डिफेंस का जो प्रोडक्ट है, डिफेंस प्रोडक्ट लाइक बंदूक वगैरह जो भी चाहिए होता है, ये इंडिया इतना दिन सिर्फ बाहर से खरीदता था। बट आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इंडिया अभी डिफेंस का प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया भी ग्लोबली उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी है इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट पे। ये रिसेंटली ये मोदी जी का प्लान था, मुझे स्टार्टिंग डे से जब 2014 से पता था। और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इंडिया डिफेंस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है म्यांमार को, ऑलमोस्ट 50%, इवन अफ्रीका को भी करता है। सर इंडिया एक्चुअली कभी चाहता नहीं था, बिकॉज इंडिया बड़ा पीस लविंग कंट्री है, तो मारपीट करने का, चीजें बेचने का इच्छा इंडिया को कभी नहीं था, इसलिए इंडिया कभी ऐसा सोचता नहीं था। बट क्या है ना, दुनिया ऐसा जा रहा है कि अगर आप डिफेंस में स्ट्रांग नहीं बनोगे ना, दुनिया आपको ना चीर फाड़ के खा जाएगा। इसलिए इतना सेल्फ डिपेंडेंसी होना चाहिए, इतना सेल्फ स्ट्रांगनेस होना चाहिए। तो इंडिया भी इसलिए चालू कर दिया, और वो भी दुनिया को लड़ो, सबके पास इतना बड़ा बड़ा बंदूक हो, सबके पास टॉप लेवल बंदूकें हो, तभी जाके बात बनेगा। हम लोग एटॉमिक पावर भी बन गए, आप लोगों को पता है। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम सर ने क्या किया ये तो आप लोगों को पता ही है। अरे पता है ना एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या किया है इंडिया को? वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्षेपणास्त्र क्या बोलते हैं उसको, उसका अरे नाम भूल जा रहा हूँ। मतलब इंडिया को ये पावर दे देना, मतलब जिसमें इंडिया सैटेलाइट के थ्रू से पूरा वर्ल्ड वाइड कंट्रोल रख सकता है। ठीक है, जो इंडिया के पास पहले नहीं था। ठीक है, एटॉमिक पावर का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर ने उसमें बहुत बड़ा कारनामा किया था। कभी आप लोग उसके बारे में मैं बात करूंगा आपको। यूएसए कभी नहीं चाहता था। वो एक जॉन अब्राहम का एक मूवी है, मूवी का नाम क्या है? जॉन अब्राहम ने वो किरदार निभाया एपीजे अब्दुल कलाम सर का, मतलब एक्चुअली वहां पर बताया नहीं है। परमाणु, क्या मूवी का नाम? परमाणु। परमाणु, यस परमाणु। बहुत अच्छा मूवी है, देखना। वो एक्चुअली एपीजे यस अब्दुल सर, कलाम, देखिए। हाँ बहुत अच्छा मूवी है वो। एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना कि इंडिया को एटॉमिक पावर में ग्लोबली सबसे टॉप रखना है, मतलब पावर रखना है, उसके ऊपर बनाया गया। देखो सर, इकोनॉमी में when the markets expand globally, the need for convergence increase, since the convergence benefits the economy by increasing growth of its international business.
It facilitates maintenance of orderly and efficient capital market and also help to increase capital formation and thereby economic growth. जो मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपका स्टैंडर्ड्स इतना अच्छा रखो कि इकोनॉमी को बेनिफिट हो, पैसा का फ्लो हो, इन्वेस्टर्स को भी मजा आ जाए। जैसे अभी इंडियन स्टॉक मार्केट इतना इंप्रूव क्यों कर रहा है, आप लोगों को पता है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ा जबरदस्त ग्रोथ चल रहा है। इवन रिसेंट ट्रेंड में अगर आप सेंसेक्स निफ्टी को देखोगे 18,000 क्रॉस करके चला गया निफ्टी, पता है क्या आप लोगों को? अरे आप लोग स्टॉक मार्केट का खबर रखते हो कि नहीं? जो इकोनॉमी का रेप्लिका है सर, इकोनॉमी कैसा काम करेगा उसका मिरर है वो सेंसेक्स। देखो सर 60,000 क्रॉस कर गया, वो भी विद इन मतलब लास्ट एक साल में देखो आप, 6 महीने में देखो 50,000 के भी नीचे था, 6 मंथ्स में 60,000, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ चल रहा है, मतलब इमेजिनेशन के बाहर है। ठीक है, निफ्टी देखो आप, दो जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी 50 18,000 चल रहा है, 6 मंथ्स का ग्रोथ देखो 14,000 ऑलमोस्ट था, 4,000 का, मतलब इधर ग्रोथ देखो आप। सर इससे क्या समझ में आता है, ये ग्रोथ तभी होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स का मनी है स्टॉक मार्केट में, तभी ये बुल रन कर रहा है। और ये इन्वेस्टर्स तभी अपना कॉन्फिडेंस रखता है जब फॉरेन इकोनॉमी का भी पैसा भी हमारे मार्केट में बड़ा ही सुरक्षित है और वो भी पैसा डाल रहा है। तो फॉरेन कंट्री पैसा डालेगा, हम भी पैसा डालेंगे, क्योंकि फॉरेन अगर बाहर वाले लोग अगर आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहा है तो आप खुद पे कितना भरोसा करोगे। दैट इज द रीजन कि मार्केट ग्रोथ का एक वन ऑफ द रीजन, यही रीजन है कि मार्केट इतना जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये बुल रन चल रहा है सर। बहुत लोग आप लोगों को पूछता होगा फाइनेंस के साथ हो, अकाउंट्स के साथ हो, स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानते हो, इतना तो बता देना कि स्टॉक मार्केट ग्रोथ क्यों कर रहा है। क्या सर बता सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे सकते हो कि नहीं कि स्टॉक मार्केट ग्रोथ क्यों कर रहा है? जैसे रिसेंटली टाटा मोटर्स का ग्रोथ देखो, टाटा मोटर्स लास्ट एक हफ्ता का बात है, देखो सर 300 से 489 विद इन 1 मंथ, 300 का स्टॉक था 489 चल रहा है, ऑलमोस्ट 500 विद इन 1 मंथ 200 रुपीज जंप। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? सर टाटा का स्पेशल एक बात हो गया, टाटा जो ई व्हीकल्स है उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब जो आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहा है उसमें टाटा ग्रुप को बहुत सारा पैसा मिल रहा है, मतलब फॉरेन पैसा। ठीक है, ये देखो टाटा मोटर्स शेयर प्राइस टारगेट रेज बाय, अच्छा ये नहीं छोड़ो, एक कंपनी है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने टाटा का ई व्हीकल्स में काफी स्टेक लिया है। ठीक है, और उसके कारण टीपीजी इन्वेस्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली ई व्हीकल्स में 500 मतलब काफी जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है, मतलब फॉरेन पैसा आ रहा है और कंपनी इतना भरोसा क्यों कर रहा है? बिकॉज आपका अकाउंटिंग सिस्टम, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतेगा, और अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतेगा तो इंडस्ट्री भी, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री जिस भी इंडस्ट्री का बात करें, डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हर तरह का इंडस्ट्री है वो अकाउंटिंग के ऊपर बहुत भरोसा करता है। ठीक है, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स आईएफआरएस। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, being the accounting standard setting body in India, way back in 2006 initiated the process of moving toward the International Financial Reporting Standards IFRS issued by the International Accounting Standards Board। IFRS इशू कौन करता है? IASB, और ICI उसी की तरफ अपने आप को लेके जा रहा है with a view to enhance acceptability and transparency of the financial information communicated by the Indian corporates through their financial statements। This move towards IFRS was subsequently accepted by the Government of India। The Government of India, in consultation with the Institute of Chartered Accountants of India, decided to converge and not to adopt IFRS issued by the IASB। The decision of convergence rather than adoption was taken after the detailed analysis of IFRS requirements and extensive discussion with the various stakeholders। बात को समझ रहे हैं ना सर? आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं करना है, उल्टा कन्वर्ज कर देना है आईएफआरएस के साथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी माना और इंडियन कॉर्पोरेट्स ने भी माना। अकॉर्डिंगली while formulating IFRS converged Indian accounting standards, efforts have been made to keep these standards as far as possible in line with corresponding IFRS, and departures have been made where considered absolutely essentials। These changes have been made considering various factors, जैसे कि various terminology related changes have been made to make it consistent with the terminology used in law। Certain changes have been made considering the economic environment of the country।
which is different as compared to the economic environment presumed to be in existence by the IFRS. IFRS जिस कंट्री में चलता है उस कंट्री का अकाउंटिंग एनवायरनमेंट अलग, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। इंडिया का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो अलग है, इसलिए थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखा गया कि हमारे देश का इकोनॉमी कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है और दूसरे कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। इसके बेसिस में इन डेज को IFRS के पैरेलल बनाया गया, बट हम लोग IFRS को एडप्ट ना करके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी माना और इंडियन कॉर्पोरेट्स ने भी एग्री किया। इंडियन अकाउंटिंग, अच्छा यहाँ पर व्हाट आर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सिंपल सवाल है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कन्वर्ट स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ ICAI and in consultation with National Advisory Committee on Accounting Standards, NACAS. Okay, National Advisory Committee on Accounting Standards recommend these standards to the Ministry of Corporate Affairs. MCA has to spell out the accounting standards applicable for companies in India. The Ind AS are named and numbered in the same way as the corresponding international financial reporting standards. IFRS को जिस तरह से बनाया गया है, Ind AS को भी उसी तरह से बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर बहुत खुशी मना रहा है और वो भी इंड एस को बहुत प्राउडली यूज कर रहा है। इनिशियली इंड एस वर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम ईयर 2011, पहले 2011 में इसको अप्लाई करने का इच्छा था। हाउएवर, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट सर्टेन इश्यूज ऑफ इंक्लूडिंग टैक्स इश्यूज वर स्टिल टू बी एड्रेस्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिसाइडेड टू पोस्टपोन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी आ गए, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर बना श्री अरुण जेटली, अभी गुजर गए सर, बहुत ही अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर थे। In his budget speech, announced an urgency to converge the existing accounting standards with the international IFRS through adoption of the new Indian accounting standards by the Indian companies. Pursuant to the above announcement, various steps have been taken to facilitate the implementation of the IFRS converged in Indian accounting standards. Moving in this direction, the Ministry of Corporate Affairs has issued the companies Rule 2015 वाइड नोटिफिकेशन दिया और उसमें सारा का सारा चीजें मतलब लिखा गया कि भाई हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और इस तरह से आगे बढ़ेगा, जिसमें मेनली किसको बेनिफिट हुआ, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ। एंड उसके बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ इंड एस जो करेंटली इंडिया में है, इसका एक लिस्ट आपके सामने, ये लिस्ट आपको बस एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। ये सब डिटेल्स आपको पूछेगा नहीं, बिकॉज ओनली फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, मतलब ओनली फॉर दी जस्ट नो, जस्ट यू नीड टू नो कि भाई क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक बना है। जैसे इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए, इंड एस 114 रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड विद कस्टमर्स 115, 116 लीजेस के लिए, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस 1, इन्वेंट्री इंड एस 2, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंड एस 7, पुराने में कैश फ्लो 3 में था सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स इंड एस 8, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड 10, इनकम टैक्स के बारे में इंड एस 12, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेसिकली डिप्रिसिएशन का सेक्शन है, सेक्शन 16, सॉरी इंड एस 16, एम्प्लॉय बेनिफिट इंड एस 19, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस इंड एस 20, मतलब गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलता है कंपनी को उसका डिटेल्स को कैसे मेंटेन करना है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, डॉलर के साथ जो चेंज होता है ना भाव, डॉलर और रुपीज में जो चेंजेस हो जाता है उसका इफेक्ट को कैसे शो करना है, नॉट जस्ट डॉलर पाउंड, जो भी येन युआन, जो भी अलग अलग कंट्रीज के साथ बिजनेस होता है आप कैसे उसका इफेक्ट को दिखाओगे, बोरोइंग कॉस्ट, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड एंड जॉइंट वेंचर्स, ठीक है, ये इंड एस 28। और कुछ है ये सौ थोड़ा सा है, एक सेकेंड, बस नाम याद रखिएगा और कुछ जरूरी नहीं है, अभी इंटरमीडिएट फाइनल में बहुत काम करना है इस सब के पीछे। एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर अकाउंटिंग है इंड एस 41, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 40, इंटेंजिबल मतलब गुडविल, कॉपीराइट, ये सब चीजों के ऊपर इंटेंजिबल एसेट्स है इंड एस 38, प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटीज कंटिंजेंट एसेट्स 37, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स 36, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 34, अर्निंग पर शेयर 33, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रेजेंटेशन 32,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स, मतलब बहुत इन्फ्लेशन टॉप लेवल पे चल रहा है, तब आपका रिपोर्टिंग कैसे होना चाहिए, इन डेज 29 में बोला हुआ है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, इन डेज का ओवरव्यू समझ में आया सर? बोलो हेलो। यस सर। आ रहा है ना सबको? सभी को पूछ रहा हूँ सर, इन डेज क्यों है, Yes. किस लिए है, लंबा चर्चा था, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोग दोनों चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का चैप्टर और इन डेज का चैप्टर। और चैप्टर के पीछे जितना क्वेश्चन दिया हुआ है ना, प्लीज नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर के नीचे और इन डेज के नीचे आपको क्वेश्चन दिखेगा, प्लीज ये सब क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना सर, ठीक है? कोई डाउट हो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो, ऐसे डाउट होने का चांसेस नहीं है बिकॉज काफी डिटेल्स में पढ़ाई किए हैं, फिर भी डाउट रहे आप आराम से पूछ सकते हो। बोलो सर, क्लियर हो रहा है ना? सृजिता, नताशा, मन्नान, जयदीप, बोलो। Yes sir. ओके सर, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल में इन डेज को छान मारा। अब जब इंटर और फाइनल में आओगे तब इन डेज इंडिविजुअली पढ़ोगे और यूज देखोगे इसका कि भाई कैसे इसका प्रोविजन बनाते हैं और उस प्रोविजन को यूज करके अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जैसे अकाउंट्स फॉर डिप्रिसिएशन, अकाउंट्स फॉर कैश फ्लो, अकाउंट्स फॉर अमलगमेशन, ये सभी चीजें, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये सब चीजें आप लोग सीखोगे, मैम कराएंगे आप लोगों को, तो आप डिटेल्स में करना, ठीक है सर? आज इतना ही है, ठीक है? ओके सर, चलो फिर बाय, टाटा। हेलो, ओके सर, चलो टाटा, Bye sir. बाय Bye सर, sir. बाय बाय सर।